हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक। जैसे कि आपसे वादा किया हुआ है कि 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स की कंटिन्यूएशन में वीडियोस बनती रहेंगी। इससे पहले वाली वीडियो थ्योरी ऑफ सप्लाई की थी, अगर आपने नहीं देखी है तो भी काम चल जाएगा, उसको बाद में देख लेना। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसकी थ्योरी भी यहीं कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स भी यहीं कराऊंगा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स होते हैं, वो भी बता दूंगा। ओके रिपोर्ट है, तो शुरू करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक्चुअली जो टॉपिक है, इसमें जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसको पूरा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसको सिंबल ई और उसके नीचे छोटा सा एस, इससे मैं डिनोट करूंगा। बहुत सारी बुक में ऐसे मुश्किल मुश्किल सिंबल्स यूज किए हुए हैं, इसको छोड़ देना। तो ये वाला सिंबल हम यूज करने वाले हैं गाइस। एक सिचुएशन एज्यूम करेंगे कि इलास्टिसिटी होती क्या है एक्चुअली, फिर इसको शुरू करते हैं। देखो, इलास्टिसिटी जो वर्ड है ना, वो फ्लेक्सिबिलिटी से बना है। हमारे हाथ में कोई रबड़ है, उसको स्ट्रेच कर सकते हैं आसानी से, खींचातानी कर सकते हैं उसके साथ। रबड़ थोड़ी ज्यादा इलास्टिक होती है, इसलिए बोल सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी है उसके पास। एक आयरन रोड अपने हाथ में ले लो और उसको खींचने की कोशिश करो, अबे नहीं खींचेगी भाई। तो वो आयरन रोड में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, इसका मतलब इलास्टिसिटी की कमी है। ये चैप्टर पढ़ने से पहले जो वर्ड इलास्टिसिटी है ना, उसको दिमाग में घुमा लो कि बोल क्या रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, मतलब सप्लाई के साथ खींचातानी है। खींचातानी, सप्लाई भी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, तो ये जो स्ट्रेचिंग है सप्लाई में, यही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। वैसे इस चैप्टर का पूरा नाम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होना चाहिए था, लेकिन 11th क्लास के हिसाब से इतना ही मेंशन किया हुआ है। अब एक सिचुएशन एज्यूम करते हैं गाइस, फिर इसका डीप मीनिंग समझ में आएगा। देखो, दो सेलर्स है मान लो, एक का नाम फर्म ए और दूसरे वाला फर्म बी है, ठीक है। फर्म ए लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो कर रहा है, बोल रहा है जैसे प्राइस 10 से 20 इंक्रीज हो गया, उसने सप्लाई 100 से 200 तक इंक्रीज कर दी। तो फर्म बी बोल रही है मैं भी तो लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो कर रही हूं, प्राइस यस 10 से 20 हुआ है, तो मैंने सप्लाई 100 से 105 इंक्रीज कर दी है, मतलब 100 से 105 ये भी इंक्रीज हो गई है। तो दोनों क्लेम कर रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई को हम दोनों फॉलो करते हैं, लेकिन दोनों जो कि सेम सामान बेच रहे हैं और दोनों के लिए प्राइस 10 से 20 हुआ है, एक ने सप्लाई को बहुत ज्यादा चेंज कर दिया, एक ने सप्लाई को बहुत कम चेंज किया। तो गाइस यही तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सप्लाई है, यही तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। यहां पर बिना मीनिंग बताए ये जान सकते हो, यहां पर सप्लाई की खिंचावट ज्यादा हो रही है, यहां पर सप्लाई के साथ स्ट्रेचिंग कम हो रही है। ओके रिपोर्ट है, तो जब सप्लाई के साथ ये स्ट्रेचिंग कम है तो इसको बोलेंगे सप्लाई थोड़ी लेस इलास्टिक है। ये सप्लाई के साथ स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो कंपैरेटिवली यहां पर सप्लाई थोड़ी ज्यादा इलास्टिक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा, डायग्राम भी करेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं तो बताना चाह रहा हूं, इस सिचुएशन से तुम अज्यूम कर सकते हो आखिर कॉन्सेप्ट चलने क्या वाला है। देखो, कभी कभी किसी एक इंसान के रिएक्शन से दूसरे इंसान पे फर्क जरूर पड़ता है, कभी कभी, ठीक है। ऐसे ही यहां पर प्राइस के रिएक्शन से सप्लाई पे फर्क पड़ता है। प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रही है। ये सप्लाई प्राइस की वजह से चेंज होती है। जब जब प्राइस बदलेगा, सप्लाई उसको रेस्पॉन्स देगी। रेस्पॉन्स, तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को एक दूसरे को रेस्पॉन्स दे सकता है, तो हम भी इस बात को समझ सकते हैं। भाई बहन ये भी हो सकते हैं, प्यार से भी रेस्पॉन्स होता है गाइस। तो ये प्राइस को सप्लाई जो रेस्पॉन्स देती है, ये रेस्पॉन्सिवनेस चेक करनी है। इस केस में, फर्म ए वाले केस में, प्राइस को सप्लाई ने ज्यादा भाव दे दिया, ज्यादा रेस्पॉन्स दे दिया, 100 से 200 हो गई। यहां पर प्राइस को सप्लाई ने कम भाव दिया है, कम रेस्पॉन्स दिया है, तो यहां पर सप्लाई की जो रेस्पॉन्सिवनेस है वो ज्यादा है, यहां सप्लाई की जो रेस्पॉन्सिवनेस है वो कम है। यही तो रेस्पॉन्सिवनेस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहलाती है। मीनिंग देख लो गाइस एक बारी। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ ऑन गुड। गाइस, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ ऑन गुड, तो प्राइस को जो भी रेस्पॉन्स दे रही है सप्लाई, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इसके हमें अलग अलग डायग्राम भी करने हैं। नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं कि सप्लाई कर्व ऐसा दिखाई देता है, पॉजिटिवली स्लोप्ड है सप्लाई कर्व, ऐसा दिखाई देता है। अभी इसकी डिफरेंट शेप्स इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के लिए तुम्हें एक ऐसे क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आइडिया यहीं से लग जाएगा। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड की इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी। मान लो प्राइस 10 से 20 हो गया, सप्लाई 100 से 200 हो गई, तो इस केस में बता दो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी है। कितनी का मतलब यहां पे आपसे अब एक न्यूमेरिकल डिजिट पूछेगा, आपको उस डिजिट से बताना है कि सप्लाई ज्यादा इलास्टिक है या कम इलास्टिक है। यहां पर देखो दो केस लिए हुए हैं, इस फर्म बी के केस को भूल जाओ, फर्म ए के केस पे आओ। सिर्फ इसको ही देख के तुम बोल सकते हो कि ये ज्यादा इलास्टिक है या कम इलास्टिक है। जब तक कंपैरिजन नहीं करोगे तो देख के नहीं बता पाओगे,
ठीक है। अगर विदाउट कंपैरिजन आपको बताना है सिर्फ एक केस के बारे में, तो एक फॉर्मूले को इस्तेमाल करना होगा, फॉर्मूले को यूज करेंगे तो हम आंसर सॉल्व कर देंगे। तो गाइस हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं। एक जियोमेट्रिक मेथड है जो कि कोर्स में नहीं है, डिलीट हो गया है, तो तुम्हें इसका कुछ लेना देना ही नहीं है। दूसरा परसेंटेज मेथड है, ये करेंगे, इसको प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं प्यार से। ये कहता है अगर तुम किसी क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आए हो और बोलते हो कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करनी है, तो तुम लोगों को यह फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर्मूला है, ऊपर देखो क्या लिखा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन percentage change in price of the commodity. This is the formula of elasticity of supply. Okay guys, अब यहां पर ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है, इसको बाद में देखते हैं। लेकिन एक चीज जरूर कैच करेंगे, अगर मैं ये तीन केसेस आपको दूं और न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू जो न्यूमरेटर है 10i और डिनोमिनेटर की वैल्यू भी 10i, तो हमारा आंसर 1 आएगा। बहुत आसान सी बात बोल दी सर, क्या कहना चाह रहे हो? देखो मेरे साथ बने रहो, क्या कहना चाह रहा हूं मैं कहना चाह रहा हूं अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड परसेंटेज चेंज इन प्राइस के बराबर है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर 1 आएगा। और यहां पर 1 को बोलेंगे यूनिट, यहां पर 1 को बोलेंगे यूनिट। तो इस केस में एक कंक्लूजन इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू यूनिट। ओके, यूनिट। और यहां पर देखो, अगर केस ले रहा हूं कि क्वांटिटी सप्लाइड का परसेंटेज चेंज 20 है और चेंज इन प्राइस 10 है, तो यहां पर आंसर 2 आएगा जो कि 1 से ज्यादा है। तो इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 से ज्यादा है, ये वाला कंक्लूजन इससे कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 से ज्यादा यानी यूनिट से ज्यादा तब होती है जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड परसेंटेज चेंज इन प्राइस से ज्यादा होता है। ज्यादा मतलब ऊपर मैंने 20 लिखा है, आप 11 भी लिखते, 12 भी लिखते, 10 से ऊपर कोई भी वैल्यू लिखते तो आंसर आपका 1 से ज्यादा ही आता। देखो केस ऊपर मैंने कोई भी वैल्यू लिखी न्यूमरेटर में इसकी जगह, और डिनोमिनेटर में इससे छोटी कोई भी वैल्यू लिख दूं, 9, 8, 7, 5 कुछ भी लिख दूं, ठीक है, तो आंसर मेरे पास 1 से ज्यादा ही आना है, आंसर 1 से ज्यादा ही आना है, ठीक है ना। लेकिन अब मैं तुम्हें जो केस समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं तुम्हें ये वैल्यू सिखाऊंगा जब डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी। मान लो ऊपर मैंने 10 लिखा है, नीचे 11, 12 या कुछ भी लिख दिया, मैंने लिख दिया यहां पर 20, तो आंसर मेरा 0.5 आएगा। तो इस केस में मैं बोलूंगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 है, यानी लेस देन यूनिट है। ओके गाइस, फिर देखिए ऐसा भी हो सकता था कि परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कुछ है ही नहीं, सप्लाई में कोई बदलाव ही नहीं आया, 0, प्राइस में कितना भी बदलाव आया हो 10, 20, 30 ये कुछ भी लिखा हो, तो आंसर हमेशा हमारा 0 आएगा। यानी यहां पर सप्लाई की कोई इलास्टिसिटी है ही नहीं, सप्लाई बदलती ही नहीं है, इसका मतलब ये है, क्योंकि चेंज इन सप्लाई 0 है। अगर चेंज इन प्राइस हमारे पास 0 है और ऊपर कोई भी वैल्यू है तो हमारा आंसर इंफिनिटी आएगा। तो दिस इज द केस जब प्राइस चेंज नहीं हो रहा, ओनली सप्लाई चेंज हो रही है। इंफिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड है हमारा आंसर। ओके गाइस, ये जो मैंने 5 इन्फ्रेंसेस निकाले हैं 1, 2, 3, 4, 5, इन सभी पांचों इन्फ्रेंसेस को बोलते हैं डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, एक एक करके अब इनको खोल देते हैं, पूरी पूरी थ्योरी भी इसकी देख लेते हैं। केस नंबर 1, जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर 1 आएगा, ये तो तब आएगा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो उस लाइन को बोलेंगे सप्लाई इज यूनिट इलास्टिक। जब सप्लाई यूनिट इलास्टिक होती है तो सप्लाई कर्व की शेप थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, ये लिखी है, सप्लाई कर्व ऑरिजिन से स्टार्ट होता है, पॉइंट ऑफ ऑरिजिन से। हम लोग अगर ऐसा सप्लाई कर्व बना दें और दिख रहा है कि वो ऑरिजिन से स्टार्ट होगा, तो ये भी यूनिट इलास्टिक सप्लाई कर्व माना जाएगा। सेकंड केस, जब सप्लाई की इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होती है तो इसको ऐसे लिखा जाता है, हेडिंग ये बन सकती है। तो जब सप्लाई की इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होगी तो सप्लाई कर्व वाई एक्सिस को टच करते हुए शुरू होगा, वाई एक्सिस को टच करते हुए शुरू होगा। अगर इसके अपोजिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 मिलेगी तो गाइस सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस को टच करते हुए शुरू होगा। तो ये 3 कंपैरिजन सोच लो, अगर सप्लाई कर्व ओरिजिन से निकलेगा तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है, वाई एक्सिस से निकलेगा तो मोर देन 1 है, एक्स एक्सिस से निकलेगा तो लेस देन 1 है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस से निकल रहा है और पैरेलल टू वो वाई एक्सिस हो गया, तो ये वो केस है जहां पर इस क्वांटिटी में जो मैं एक्स एक्सिस पे लिख रहा हूं
कोई बदलाव नहीं आ रहा है, सिर्फ प्राइस में तुम चेंज कर लोगे, ऊपर नीचे कर लोगे तो भी कोई बदलाव नहीं आएगा सप्लाई में। यानी टेबल के थ्रू देखे तो प्राइस 10 से 20 हो गया मान लो, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया। सो दिस इज द केस जहां पर सप्लाई चेंज नहीं होती, और जहां पर सप्लाई चेंज नहीं होती तो सप्लाई होती है परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक, इलास्टिसिटी नहीं है, ठीक है। इस केस में सप्लाई कर्व के बारे में कमेंट की जाए तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है और वर्टिकल लाइन होता है। लास्ट वाला 5वें नंबर का केस, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में, ये केस है जब प्राइस नहीं बदलता लेकिन सप्लाई बदल जाती है। ऐसा भी होता है कि प्राइस में चेंज नहीं आया लेकिन सेलर ने ज्यादा बेचना शुरू कर दिया, मतलब इच्छा जताई है ज्यादा बेचने की। ऐसे में प्राइस में कोई चेंज नहीं है, तुम क्वांटिटी यहां पर कोई भी लिख लो, क्वांटिटी और बढ़ सकती है, क्वांटिटी और बढ़ सकती है, लेकिन तुम्हें इतने चक्कर करके दिखाने नहीं है, सिंपल ऐसा कर्व बना के शो कर देना है। और यहां पर सप्लाई कर्व के बारे में अगर जो कमेंट की जाएगी तो इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। गाइस दीज आर 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन के बाद का टॉपिक यही है। उसके बाद डिफरेंट केस आ सकते हैं, जैसे कि ये डायग्राम बना हुआ आ सकता है और आपसे बोलेगा बताओ ये 3 सप्लाई कर्व हैं ए बी सी, इन तीनों में से ज्यादा इलास्टिक कौन है? कुछ सेकंड ले लो, सोच लो, आंसर तो मैं बता ही रहा हूं। इन सब में से ज्यादा इलास्टिक तीनों के तीनों ओरिजिन से शुरू हो रहे हैं, ये ओरिजिन से शुरू हो रहे हैं तो तीनों की इलास्टिसिटी 1 है, तो ज्यादा इलास्टिक कोई नहीं है, तीनों की इलास्टिसिटी एक दूसरे के बराबर है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो गाइस, जब भी पढ़ रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट केस, ये 3 सप्लाई कर्व फिर दोबारा आ गए ए बी सी, तीनों में से ज्यादा इलास्टिक कौन है? तो देखो यहां पर क्या है, जो ओरिजिन से निकल रहा है सप्लाई कर्व जो बी है, इसकी इलास्टिसिटी 1 है। जो वाई एक्सिस से निकल रहा है ये सी है, इसकी इलास्टिसिटी मोर देन 1 है, और जो एक्स एक्सिस से निकल रहा है उसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। तो अगर यहां पर ऑर्डर लगाया जाए तो बी की इलास्टिसिटी 1, सी की इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा और ए की इलास्टिसिटी 1 से कम, तो ये सीक्वेंस बनेगा। सी सबसे ज्यादा इलास्टिक है, दूसरे पे बी है और थर्ड नंबर पे ए की इलास्टिसिटी है। तो बेसिकली आप अगर सोचो कि ज्यादा इलास्टिसिटी का मतलब सर दिल से बताओ क्या होता है, तो बाबू जब सप्लाई बहुत ज्यादा चेंज हो रही है तो वो ज्यादा इलास्टिक है, जब सप्लाई बहुत कम चेंज हो रही है तो वो लेस इलास्टिक है, जब सप्लाई चेंज ही नहीं हो रही है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। ठीक है, एक और केस, इंपॉर्टेंट केस है, सीधा सीधा पूछ लेगा, व्हेन टू सप्लाई कर्व्स कट्स और इंटरसेक्ट ईच अदर, तो कौन ज्यादा इलास्टिक होता है? ऐसे तो कुछ नहीं, डायग्राम पहले बनाते हैं तब बात बनेगी। देखो ये बोल रहा है, मान लो 2 सप्लाई कर्व है, एक ये है एक ये है, इसका नाम ए इसका नाम बी, तो बताओ इन दोनों ने एक दूसरे को कट कर दिया, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ई, इस पर कौन ज्यादा इलास्टिक है? तो बाबू इलास्टिक वो ज्यादा होगा जिसमें सप्लाई का चेंज ज्यादा दिखाया जाएगा। अब यहां चेंज दिखाना है मुझे, तो मान लो यहां पर कोई भी प्राइस है, ये प्राइस है, यहां पर दोनों कर्व्स के लिए सप्लाई इतनी है क्यू तक, और मान लो प्राइस कम हो गया यहां पहुंच गया इस पॉइंट पे P1 पे, तो दोनों कर्व ने कितना सप्लाई में चेंज शो किया है ये मेजर करेंगे। जो ज्यादा चेंज शो करेगा वो ज्यादा इलास्टिक है, और चेंज का मतलब इंक्रीज भी होता है डिक्रीज भी होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये प्राइस मैंने मान लिया। यहां पर इस वाले कर्व ने जो कि बी है, इसने बोला सप्लाई मेरी इतनी हो गई, क्यू बी मैंने इसको बोल दिया, और इसी प्राइस पर लाइन आगे लेकर जाओ तो ये ए कर्व, इसने बोला मेरी सप्लाई इतनी हो गई क्यू ए, तो ए में जो चेंज है वो इतना है, बी में जो चेंज है वो ज्यादा है, तो हेयर चेंज इन सप्लाई ऑफ बी कर्व इज ग्रेटर देन चेंज इन सप्लाई ऑफ ए कर्व, तो इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ बी ज्यादा है इलास्टिसिटी ऑफ ए से। तो यहां पर जो कंक्लूजन निकाला जाएगा वो ये निकाला जाएगा, जो कर्व, ये कर्व जो बी वाला है ये थोड़ा सा फ्लैट है, ए वाला थोड़ा स्टीप है। स्टीप कर्व वो होते हैं जो सीधे सीधे होते रहते हैं, फ्लैट होते हैं जो ऐसे पैरेलल जाते रहते हैं एक्स एक्सिस की तरफ। तो गाइस जो टेढ़ा सा कर्व दिख रहा है ये बी, ये ज्यादा इलास्टिक है ए से, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जो कर्व जितना फ्लैटर होगा वो उतना ज्यादा इलास्टिक होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है, मुश्किल केस में इसकी काउंटिंग होती है, इसको करना बहुत जरूरी है। आगे न्यूमेरिकल्स की कुछ प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल परसेंटेज वाले न्यूमेरिकल्स, सिंपल वैल्यूज वाले न्यूमेरिकल्स, प्राइस निकालने वाले, क्वांटिटी निकालने वाले और टोटल रेवेन्यू केस, ये 5 केस न्यूमेरिकल के डिस्कस कर लूंगा। उसके बाद तुम्हारे पास जो भी प्रैक्टिस बुक पड़ी है तो मुझसे क्लियर करना, और मेरे साथ साथ सॉल्व करके कंसेप्ट्स को एक तरीके से अंडरस्टैंड करना। ठीक है ना, तब बात बनेगी। तो यहां पर एक फॉर्मूला, अब बात बनेगी मेजर जो चल रहा है मैटर। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला है परसेंटेज, ये साइन चेंज का, क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज
चेंज इन प्राइस। अगर आपको इन दोनों की वैल्यू गिवन है तो वैल्यू मान लो ये ऊपर 4 है नीचे 4 है, आंसर 1 आ गया, कहानी खत्म, आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो न्यूमेरिकल सॉल्व जब भी हो जाएगा उसके बाद जो आपका आंसर आया है उसके बारे में कंक्लूजन लिखो। 1 आंसर आया है ना, कंक्लूजन क्या आना है, जो 5 डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है उनमें से एक। अगर आंसर 1 आया है तो इसके लिए कंक्लूजन होना चाहिए सप्लाई इज यूनिट इलास्टिक। अगर आंसर 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आता है एक से ज्यादा तो उसके लिए कंक्लूजन होता है सप्लाई इज मोर इलास्टिक या मोर देन यूनिट इलास्टिक। अगर आंसर 1 से कम आता 0.9, 0.8, 0.1, 0.2 कुछ भी 1 से कम आता तो आप लिखते हैं सप्लाई इज लेस देन यूनिट इलास्टिक। और अगर आंसर 0 आता, जो कि आएगा हमारे क्वेश्चंस में, तब लिखेंगे सप्लाई में इलास्टिसिटी है ही नहीं, सो देयरफॉर सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक इन दैट केस। और अगर आंसर इंफिनिटी आएगा तो सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है दोस्तों, यहां मुश्किल में फंसाने की कोशिश क्या करेगा तुम लोगों को, वो इजी इंफॉर्मेशन नहीं देगा, वो क्या करना पड़ेगा फिर तुम्हें इस न्यूमिनेटर को अच्छे से समझना पड़ेगा, फिर इस डिनोमिनेटर को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो हम पहले ही समझ लेते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, पहले लिखता हूं। अगर आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को अच्छे से समझना है तो देखो, चेंज है मतलब पहले कुछ सप्लाई थी अब कुछ और सप्लाई है। चेंज का मतलब 2 क्वांटिटी सप्लाइड है हमारे पास। मान लो मैंने बोला प्राइस और यहां पर क्वांटिटी लिखा है, प्राइस 10 से लेकर 20 तक इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी सप्लाइड 100 से 200 हो गई। तो दोस्तों यहां पर 2 क्वांटिटी है मेरे पास, एक 100 और दूसरी 200। जो फर्स्ट वाली क्वांटिटी है उसको मैं क्यू से डिनोट करता हूं और इसको बोलते हैं ओल्ड क्वांटिटी या फिर ओरिजिनल क्वांटिटी या फिर इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है, और जो नए वाली क्वांटिटी है इसको मैं Q1 से डिनोट करता हूं तो इसको बोलते हैं न्यू क्वांटिटी। तो यहां पर इन दोनों क्वांटिटी के बीच का जो गैप है उसको डेल्टा Q बोलते हैं। 100 और 200 का डिफरेंस जो कि 100 आएगा। ठीक है ना, और मुझे अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन पुरानी ओल्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यूज अगर पुट करना स्टार्ट कर दे, चेंज इन क्वांटिटी की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 100, पुरानी क्वांटिटी ये रही 100 और मल्टीप्लाइड बाय यही 100। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर ही हमारा 100 आ जाएगा। और इन दैट केस अगर हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना पड़ता तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस अलग से निकाल रहे हैं, ये होता चेंज इन प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखो दोस्तों, चेंज इन प्राइस कितना है, इन दोनों में जो भी चेंज आया है वो चेंज इन प्राइस है। 20 और 10 का गैप 10 होता है। आप कहोगे सर ये 20 और 10 का गैप 10 होता है, आपने 10-20 किया या 20-10 किया, ये बताओ मुझे पहले। तो गाइस कुछ भी कर लो, गैप देखना है, प्लस माइनस का साइन नहीं देखना, माइनस का साइन यहां पर इग्नोर करना है। तो तुम 10-20 करो या 20-10 करो, 10 चेक करना है। ओल्ड वाला प्राइस P है, न्यू वाला प्राइस P1 है। तो वैल्यूज पुट करनी स्टार्ट करेंगे, डेल्टा P की जगह 10 पुट किया, ओल्ड वाला प्राइस भी बेचारा 10 ही था, लिख दिया 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इससे कैंसिल हो गया, यहां पर भी 100 ही आ गया। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी भी 100, परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी 100। तो मैं क्या कर सकता हूं अगर मुझे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो देखो, मुझे यहां पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी की वैल्यू फिर परसेंटेज चेंज इन प्राइस की वैल्यू क्रॉस करके 1 आ जाती, तो मेरा कंक्लूजन निकला इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू यूनिट इलास्टिक, 1 के इक्वल है। तो गाइस ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व करके मैं दिखाता हूं। ठीक है, लेकिन अभी फॉर्मूले पे ध्यान दे रहे हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला दोबारा देखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है। अब मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं डेल्टा Q अपॉन पुरानी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यही होता है। फिर परसेंटेज चेंज इन प्राइस की जगह मैंने लिखा डेल्टा P अपॉन पुराना प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ये इनका ही फॉर्मूला मैंने लिख दिया दोस्तों, इनका ही फॉर्मूला लिख दिया। और देखो फ्रैक्शन में 100 और 100 ये मैं कैंसिल कर सकता हूं। तो मेरे पास वैल्यू जो आ गई है वो डेल्टा Q अपॉन Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P अपॉन P, ऐसा कुछ आ गया। अब मैं इसको इज इक्वल टू लिखूंगा, ये वाली वैल्यू पहले लिख लेता हूं प्यार से, फिर इस वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए मैं ऊपर ले जाऊंगा, और रूल है इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये उल्टा हो जाएगा। डेल्टा P अपॉन P है तो ये P अपॉन डेल्टा P हो जाएगा,
ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई का साइन आता है ऐसे, और फिर ये हो गया P अपॉन डेल्टा P। और एडजस्टमेंट करते हैं और अच्छा करते हैं फॉर्मूले को। डेल्टा वाले जो ये हैं इनको एक साथ लिखो ऊपर नीचे, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, और इधर रह गया प्राइस अपॉन ये वाली क्वांटिटी। तो गाइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का इतना छोटा फॉर्मूला भी होता है। देखो एक तो ये बड़ा लेंथी सा फॉर्मूला है, एक ये छोटा फॉर्मूला है। दोनों ही फॉर्मूले परसेंटेज मेथड के हैं, दोनों ही फॉर्मूले परसेंटेज मेथड के हैं। इसमें ही परसेंटेज लगा हुआ है तो परसेंटेज मेथड का नॉर्मली मान ही सकते हो, चाहे इसमें परसेंटेज नहीं लगा हुआ, लेकिन ये फॉर्मूला इसमें से ही डिराइव हुआ है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जो आपको फॉर्मूला सूटेबल लगे वो इस्तेमाल करना, लेकिन जनरली ये छोटे वाले फॉर्मूले से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा केस भी होता है जहां पर ये फॉर्मूला यूज नहीं हो पाता। हमें बेसिकली ये दो इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करके डिवाइड करना है और इलास्टिसिटी का आंसर निकालना है। तो कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं यहां से। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना है, ठीक है। अ 15% राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिजल्ट्स इन अ राइज इन इट्स सप्लाई बाय 30%, देन कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। दो इंफॉर्मेशन गिवन आपको परसेंटेज में, एक तो प्राइस में कितना चेंज आया 15%, फिर सप्लाई में कितना चेंज आया 30%। तो हम बोलेंगे यहां पे अकॉर्डिंग टू परसेंटेज मेथड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखना है पूरा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, पूरा लिखना आपने फॉर्मूला। फिर सप्लाई में जो वैल्यू गिवन है वो बाद में 30, परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन है 15, तो 15 और 30 को क्रॉस करके आंसर 2 आ गया। आंसर निकल गया। पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन यहां पे आपको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा यहां पर, हेंस या देयरफॉर सप्लाई एक से ज्यादा है ना, सप्लाई इज मोर देन यूनिट इलास्टिक, मोर देन यूनिट इलास्टिक। तो गाइस ये लिखना पड़ता है, दैट इज करके आप और लिख दो, ES इज ग्रेटर देन 1। अब नंबर पूरे मिलेंगे, अब नंबर पूरे मिलेंगे। ये अज्यूम कर लेता हूं कि आप ऊपर इन वैल्यूज को जरूर लिख दोगे नॉर्मली, प्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देख लो, इसमें आपको एक चीज परसेंटेज में दी है और बाकी परसेंटेज में नहीं दिया हुआ, तो यहां पर चक्कर है, फॉर्मूला आपको और अच्छे से डिटेल में जाना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन पढ़ो, अ 15% राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिजल्ट्स इन अ राइज इन इट्स सप्लाई फ्रॉम 600 यूनिट्स टू 735 यूनिट, कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्या बोल रहा है ये, क्वांटिटी के बारे में पहले देखो। क्वांटिटी 600 से बाबू 735 735 हो गई है, ये क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ये गिवन है 15, बस ये इंफॉर्मेशन गिवन है और बोल रहा है इलास्टिसिटी निकालो। तो आपने आंसर लिखना शुरू करोगे तो सीधा फॉर्मूले पे आता हूं मैं, ये होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब प्यार से, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी तो गिवन नहीं है आपको, उसकी जगह ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डेल्टा Q अपॉन पुरानी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्यार से गिवन है, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, अपॉन 15। तो ऊपर सॉल्व कर लो अलग से, फिर 15 से डिवाइड कर देंगे। डेल्टा Q की वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस 735 और 600 का डिफरेंस, डेल्टा Q 135 होता है, पुरानी क्वांटिटी 600, तो डेल्टा Q की जगह मैंने लिखा 135, पुरानी क्वांटिटी की जगह मैंने लिखा 600 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 15। तो गाइस इसको आंसर को कैलकुलेट करोगे आप, जो भी आएगा फिर कंक्लूजन लिखना है। ये आपके लिए थोड़ा सा काम भी दे दिया मैंने, तो सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, देख लो। यहां पर बोल रहा है कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई व्हेन अ राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फ्रॉम 10 पर यूनिट टू 18 पर यूनिट लीड्स टू राइज इन सप्लाई फ्रॉम 100 टू 140 यूनिट। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया आपके लिए, नॉर्मली ऐसा ही आता है। दो प्राइस की वैल्यू गिवन है आपको, दो क्वांटिटी की वैल्यू गिवन है। प्राइस बोल रहा है 10 से 18 हो गया, तो हमने टेबल में नोट कर लिया प्राइस 10 से 18 हो गया, ऐसे ही नोट कर लेना आप जैसे मैं कर रहा हूं, काम आसान हो जाएगा। सप्लाई 100 से 140 हो गई, चलो जी हो गई। अब इलास्टिसिटी निकालो, तो क्या है यहां पर, पुरानी क्वांटिटी नई क्वांटिटी, पुराना प्राइस 10 नया प्राइस 18, तो चेंज इन प्राइस दोनों का गैप है 8, चेंज इन क्वांटिटी
इन दोनों क्वांटिटी के बीच का गैप है 40। तो गाइस ये इंफॉर्मेशन तो आपको चाहिए फॉर्मूले के लिए, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन हो उसको नोट करो सबसे पहले, और फिर ये डेल्टा पी और डेल्टा क्यू निकाल लो और छोटे वाला फॉर्मूला नोट कर लो, क्योंकि कुछ भी परसेंटेज में गिवन नहीं है अब, तो बिना परसेंटेज का छोटा सा फॉर्मूला लग जाएगा यहां पर। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन क्यू। ज्यादातर काम आपको इससे पड़ेगा। डेल्टा क्यू की वैल्यू 40 गिवन है, डेल्टा पी की वैल्यू 8 है, पुराना प्राइस 10 था, पुरानी क्वांटिटी 100 थी। कैंसिल आउट करके आंसर आ जाएगा। चलो तुम्हारे साथ निकाल देते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये 0 से फिर 0 कैंसिल हो गई। 4/8 इज 1/2 जो कि 0.5 होता है। फुल मार्क्स मिलेंगे यहां पर? नहीं मिलेंगे। कंक्लूजन लिखना पड़ेगा यहां पे, देयरफॉर सप्लाई इज लेस देन यूनिट इलास्टिक, लेस देन यूनिट इलास्टिक, दैट इज ES इज लेस देन 1। आप पूरा लिख देना, ठीक है दोस्तों? ठीक है, ओके, रिपोर्ट है। अब एक नई वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल करते हैं। ये तो लोकल केस हो गए, बहुत इजी वाले। ये नई वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल है। इसमें क्या है देख लो। पहले इधर मैंने प्राइस लिखा, इधर क्वांटिटी सप्लाइड लिखी। मुझे 2 प्राइस गिवन होते हैं, 2 सप्लाई गिवन होती है। इसमें क्या होगा, आपको 2 में से एक प्राइस मिसिंग होगा, वो प्राइस निकालना है आपने, या फिर दोनों क्वांटिटी में से एक क्वांटिटी मिस होगी, वो निकालनी है आपको। यहां सप्लाई की इलास्टिसिटी पहले से ही गिवन होगी। तो देखो क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। पहले क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन सबसे जरूरी है कि क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, तो रीड कर लो। अ फर्म सप्लाइज 200 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट अ प्राइस ऑफ ₹5। इतना सा पढ़ते ही मैं इतनी सी इंफॉर्मेशन लिखता हूं कि जब 5 रुपए था तो 200 यूनिट की सप्लाई हो रही है, जब प्राइस 5 रुपए था। फिर व्हेन प्राइस चेंजेस इट सप्लाई 100 यूनिट लेस। तो कह रहा है जब प्राइस बदल गया, मतलब बदला हुआ प्राइस गिवन नहीं है, तो वो 100 यूनिट कम सप्लाई कर रहा है। पहले से 100 यूनिट कम कर दी, तो पहले 100 थी और 200 थी, तो अब 100 कम करके 100 ही बची हैं। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 2.5, ये पहले से गिवन है ES। तो कैलकुलेट प्राइस आफ्टर चेंज, तो इस चेंज के बाद का प्राइस कैलकुलेट करो, नया वाला प्राइस P1, दिस इज न्यू प्राइस, बेसिकली न्यू प्राइस बोलते हैं, ये कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, पुरानी क्वांटिटी ये रही, नई क्वांटिटी 100 है, पुराना प्राइस 5 है, नया प्राइस निकालना है। फिर दोनों क्वांटिटी के बीच का गैप डेल्टा क्यू होता है, तो 100 है। दोनों प्राइस के बीच का गैप डेल्टा पी होता है, और ये गैप निकल नहीं सकता क्योंकि नया प्राइस गिवन ही नहीं है, तो क्या डिफरेंस क्रिएट करे। हमने क्या करना है, सिंपल सा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला अपना लिखना है, ये लिख दिया। अब जो जो चीजें क्वेश्चन में गिवन है वो चीजें पुट कर दो। ठीक है, तो गाइस देखो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की जगह ये 2.5 मैंने लिखा। फिर डेल्टा क्यू की जगह ये निकाली थी वैल्यू 100। डेल्टा पी की जगह कुछ नहीं हो सकता, ये वैल्यू निकल नहीं सकती, अभी ऐसे ही रहने दो, XYZ कुछ भी लिख दो, डेल्टा पी ठीक है। पुराने प्राइस की वैल्यू देखो, उधर 5 है, पुरानी क्वांटिटी की वैल्यू देखो उधर 200 है। ये 100 से 200 सीधा कैंसिल 2। तो अब ये कैलकुलेशन कर लो, ये डेल्टा पी है, बेचारे को ऊपर ले जाओ, 2.5 है, इसको वापस नीचे ले आओ। तो क्या इक्वेशन बनेगी, डेल्टा पी तो ऊपर चला गया, ठीक है। अब ये 5 ऊपर रह गया था, यहां सब कैंसिल, 5 ऊपर रहने दो, नीचे 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो आंसर देखना, 5 अपॉन, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, 5 अपॉन 5 1 होता है। तो हेयर सप्लाई इज यूनिट इलास्टिक, कंक्लूजन बनेगा सप्लाई इज यूनिट इलास्टिक। सॉरी, ये सप्लाई की वैल्यू नहीं है, डेल्टा पी की वैल्यू है गाइस, ये देखिए, हाँ ये वैल्यू डेल्टा पी की आ गई आपके पास, यानी ये पता लग गया कि प्राइस 1 रुपये से चेंज हुआ है। चेंज हुआ है प्राइस, चेंज का मतलब तो इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है। तो यहां पर प्राइस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, पहले प्राइस 5 रुपए था, अगर डिक्रीज हुआ होगा तो 4 हो गया होगा, इंक्रीज हुआ होगा तो 6 हो गया होगा, 1 रुपए से चेंज हुआ है ना। लेकिन ये कैसे पता लगाएं कि यहां पर 4 आंसर लिखना है या 6 आंसर लिखना है, क्योंकि न्यू प्राइस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दोस्तों सप्लाई को देखो, सप्लाई कम हो रही है, तो ये कम तब होती है ना जब प्राइस कम होता है, तो यहां पर प्राइस कम हुआ होगा, इसलिए माइनस करना है। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं बनाना कि जो भी चेंज इन प्राइस आएगा
मुझे उसको पुराने वाले प्राइस में ऐड करूं या माइनस करूं, सप्लाई की वैल्यू को देख के चेक करो। यहां पर सप्लाई कम हो रही है तो प्राइस को कम कर दो, सप्लाई बढ़ रही होती तो आप प्राइस को बढ़ा देते। ठीक है, प्राइस क्योंकि ओल्ड वाला 5 है तो यहां पर मैंने आगे से कंटिन्यू कर लेना, न्यू प्राइस हो जाएगा आपके पास 5 माइनस जो चेंज इन प्राइस आया 1 यानी 4, तो 4 इज अवर आंसर, 4 इज अवर आंसर। ओके फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट केस है, इसमें नया प्राइस निकालना है। एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें नई क्वांटिटी निकालनी होगी। ठीक है, ये रहा नया क्वेश्चन, इसमें नई क्वांटिटी निकालते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, अ फर्म सप्लाइज 10 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 15, एक प्राइस और एक सप्लाई की क्वांटिटी गिवन है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 1.25, इलास्टिसिटी गिवन कर दी, तो व्हाट क्वांटिटी विल बी सप्लाइड एट अ प्राइस ऑफ ₹7। जब प्राइस 7 रुपए हो जाएगा तो कितनी सप्लाई होगी। यहां पर जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है पहले उसको नोट कर लो। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस 15 से हो गया 7, तो प्राइस 2 थे, 15 से हो गए 7। क्वांटिटी सप्लाइड 10 है, उसके बाद गिवन नहीं है, नई वाली क्वांटिटी निकालनी है। ठीक है ना, मैंने उसको Q1 लिख दिया। तो गाइस ओल्ड प्राइस 15 है, न्यू प्राइस 7 है, तो चेंज इन प्राइस इन दोनों के बीच का गैप 8 हो जाएगा, 15 माइनस 7। यहां पर ओल्ड क्वांटिटी 10 है, न्यू क्वांटिटी निकालनी है, दोनों के बीच का गैप डेल्टा क्यू, ये भी नहीं निकल सकता, इसको ऐसे लिखेंगे। और इलास्टिसिटी तो गिवन ही है 1.25। शुरुआत करते हैं अपने सॉल्यूशन के सिस्टम की। फॉर्मूला लिखना है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, बार बार यही चलेगा। ठीक है ना, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई गिवन है 1.25, डेल्टा क्यू की वैल्यू निकल नहीं सकती क्योंकि नया क्वांटिटी गिवन नहीं है। डेल्टा पी निकालो, दोनों प्राइस के बीच का गैप 8, पुराना प्राइस 15, पुरानी क्वांटिटी ये रही 10, तो बस सॉल्व कर दो ऊपर नीचे ले जाके। ठीक है, डेल्टा क्यू इधर ही रहने दो, ये इधर रह जाएगा, 10 इंटू 8 80, ये ऊपर चला जाएगा, तो 1.25 था यहां पर इंटू 80, ये 15 ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा यहां पर मल्टीप्लाई में और डिवाइड में नीचे आ गया। तो गाइस डेल्टा क्यू की वैल्यू निकालोगे आप, तो ये आपका होमवर्क हो गया। कुछ तो तुम्हारे लिए भी होना चाहिए, तुम्हारी भी कैलकुलेशन कुछ काम करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि सर इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ट्रबल आ रहा है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, या फिर ये क्वेश्चन सही नहीं है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मैं भी, तुम भी मेरे साथ बने हुए हो, तो मैं भी चेक करना चाहता हूं तुम भी मेरे साथ कितने इन्वॉल्व हो। ठीक है, ये ट्रिक क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन रेवेन्यू रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके लिए स्पेशल तुम्हें कुछ बताना है मुझे। रेवेन्यू जहां पर वर्ड यूज होता है, यहां पर आप अज्यूम करो कि जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप सेलर हो, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसका प्राइस 2 रुपए है और आपने उसकी 5 क्वांटिटीज यानी 5 यूनिट बेच दी हैं, तो आपको कितने पैसे मिले हैं इसको बेचकर, तो वो प्राइस इंटू क्वांटिटी 10 होगा। जितने भी पैसे कोई सामान बेचकर मिलते हैं उसको बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला बनाया प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो गाइस यहां पर आपको टोटल रेवेन्यू गिवन होगा और प्राइस और क्वांटिटी में से एक इंफॉर्मेशन गिवन होगी, दूसरी निकालनी होगी। अगर मान लो क्वांटिटी निकालनी है तो क्वांटिटी का फॉर्मूला बन जाएगा टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय प्राइस, या फिर प्राइस निकालना होता तो उसका फॉर्मूला बन जाता टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस फ्रॉम 20 टू 30, चलो जी टेबल ही बनाते हैं। प्राइस एक कमोडिटी का 20 से 30 तक इंक्रीज हो गया। आगे, फर्म प्रोड्यूसिंग दिस गुड राइजेस फ्रॉम 100 टू 300, हाँ रेवेन्यू ऑफ द फर्म 100 से 300 हो गया। तो क्या करेंगे, यहां पर एक क्वांटिटी की कॉलम बनाई, थर्ड कॉलम में टोटल रेवेन्यू, एक्स्ट्रा कॉलम बनानी पड़ेगी यहां पर। ये 100 से 300 तक हो गया, तो 300 तक हो गया, तो बोल रहा है कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई तब तक नहीं निकलेगी जब तक दोनों क्वांटिटी और दोनों प्राइस आपको गिवन नहीं होंगे। यहां पर दोनों क्वांटिटी मिसिंग है, तो मुझे क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। आई विल यूज दिस फॉर्मूला, टीआर अपॉन प्राइस 100 अपॉन 20, 5 आ गई क्वांटिटी, फिर 300 अपॉन 30, 10 आ गई क्वांटिटी। तो पुरानी क्वांटिटी 5, नई क्वांटिटी 10, दोनों क्वांटिटी के बीच का गैप डेल्टा क्यू 10 माइनस 5, 5। ओल्ड प्राइस
20, न्यू प्राइस 30, दोनों प्राइस के बीच का गैप डेल्टा पी होता है 30 माइनस 20 जो कि 10 आ गया। अब क्या करना है, कहानी खत्म। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला लगाओ। सबसे पहले लिखेंगे डेल्टा क्यू। अब देखो मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा, सीधी वैल्यू लिख रहा हूं। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस 20 अपॉन पुरानी क्वांटिटी 5, कैंसिल कर दो, 2 आंसर आ जाएगा। कंक्लूजन बनाना है, हेंस सप्लाई इज मोर देन यूनिट इलास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा और ट्रिकी है, टोटल रेवेन्यू से रिलेटेड है। एक से पुर ले लूं भाई पानी की, तुम भी पी लो पानी, अगर पीना है तो पी लो भाई। ठीक है, तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ए इज ₹10 पर यूनिट एंड टोटल रेवेन्यू एट दिस प्राइस इज 1600। क्या इंफॉर्मेशन है, जब प्राइस 10 है तो इस प्राइस पर टोटल रेवेन्यू 1600 है। बीच में क्वांटिटी की कॉलम है क्योंकि मुझे पता है तो निकालना ही पड़ता है। ठीक है, ओके। व्हेन इट्स प्राइस राइजेस बाय 20%, इस बेचारे का प्राइस बढ़ गया 20% से, परसेंट में कर दी कहानी, अब दिया नहीं कुछ और भी। परसेंटेज चेंज इन प्राइस 20 है, ये मान सकते हो आप, या फिर प्राइस बढ़ गया 20% से, ये बोल सकते हो। तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, पुराना प्राइस 10 है प्लस 20% और बढ़ गया, 20% ऑफ 10 तो कितना हो जाएगा 10, और 20% ऑफ 10 कैसे सॉल्व करते हैं, 20% की जगह 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो गाइस ये 10 की जगह 10 नोट किया, प्लस इस पूरे को सॉल्व करोगे तो इतना तो कर ही सकते हो, 2 आएगा। नया प्राइस 12 हो गया, तो नया प्राइस 12 लिख दिया। ओके चलो जी, आगे लिखा है टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस बाय 800। अब टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस बाय 800 है, मतलब पहले 1600 था, अब 800 और बढ़ गया, तो 1600 और 800 2400 यहां पर आ जाएगा नया रेवेन्यू। आप लिखोगे यहां पर न्यू रेवेन्यू इज इक्वल टू 1600 प्लस 800 2400। ओके, फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, कैलकुलेट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो हम क्या करेंगे, दोनों क्वांटिटी तो चाहिए यहां पर, तो टी आर अपॉन प्राइस 1600/10 160 क्वांटिटी आ गई, 2400/12 200 एक और क्वांटिटी आ गई, आपने निकाल लिया। तो यहां पर इजी सा फॉर्मूला लगा देंगे, पुराना प्राइस 10 है, न्यू प्राइस 12 है, तो चेंज इन प्राइस दोनों के बीच का गैप 2 हो गया, 12 माइनस 10। ठीक है, ओल्ड क्वांटिटी 160, न्यू क्वांटिटी 200, इन दोनों के बीच का गैप 200 माइनस 160 40 हो गया चेंज इन क्वांटिटी। तो हेयर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस 10 था, पुरानी क्वांटिटी 160। इसको सॉल्व कर लेना गाइस, तुम्हारे लिए छोटा सा ही काम है, 1.25 इसका आंसर आएगा। तो हेयर अगेन सप्लाई इज मोर देन यूनिट इलास्टिक। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिक में फंसा सकता है तुम्हें ऐसा क्वेश्चन देके। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन, आप ब्रेक ले सकते हो, आप गैप ले सकते हो। ठीक है, आपको लगता है कि हाँ भाई 2-4 क्वेश्चन हो गए ठीक ठाक, तो गैप लेना बनता है। ले वीडियोस को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके, छोटी छोटी करके। मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूं तो आप स्पीड स्लो कर लो, यूट्यूब में ऑप्शन होता है सेटिंग में। अगर मैं लगता है कि आपको बहुत धीरे ही बोल रहा हूं, मतलब स्पीड स्लो है, आप उसकी स्पीड को फास्ट कर लो। ठीक है, सो द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज हियर। इसमें क्या गिवन है, टोटल रेवेन्यू एट अ प्राइस ऑफ ₹4, यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज 480। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है भैया, भैया जब प्राइस हमारे पास 4 है तो टोटल रेवेन्यू कितना है, कहां गया ये रहा, 480 है। फिर क्या बोला, टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस बाय 240, 240 से बढ़ गया टोटल रेवेन्यू। पहले कितना था, 480 था टोटल रेवेन्यू नए वाला, पहले 480 था, अब 240 और बढ़ गया। तो 480 में 240 ऐड कर दो, ये 620 हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज हो गया यानी 620 हो गया। चलो जी, व्हेन इट्स प्राइस राइजेस बाय 20%, प्राइस भी 25% से बढ़ गया। तो देखो नया प्राइस कितना आया, पहले 4 था, फिर 25% ऑफ 4 इंक्रीज हो गया, तो 4 + 1 आएगा, इसका आंसर 1 होगा। 4 + 1 इज 5, तो न्यू प्राइस इज 5। तो इलास्टिसिटी निकालनी है गाइस, क्वांटिटी आपको चाहिए, यहां पर क्वांटिटी जरूर निकालनी चाहिए। 480/4 करके यहां पर क्वांटिटी निकालो, 120 आएगा। 620/5 करके यहां पर क्वांटिटी निकालो,
ये भी हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, निकालो, तुम्हारे लिए भी तो कुछ काम होना चाहिए। ये दोनों क्वांटिटी की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसी तरीके से जैसे ये किया था वैसे ही तुम्हारे पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर आ जाएगा। डेल्टा क्यू मतलब इन दोनों के बीच का गैप आएगा, डेल्टा पी मतलब इन दोनों के बीच का गैप आएगा जो कि 1 है, साफ दिखाई दे रहा है। पुराना प्राइस यानी 4 अपॉन पुरानी क्वांटिटी जो भी यहां पर तुम कैलकुलेट करोगे तो वो आएगी। फिर तुम्हारा आंसर यहां पर निकालना, थोड़ा सा प्रैक्टिस तुम्हारे लिए भी है, 0.8 आएगा। तो कंक्लूजन लिखोगे सप्लाई इज लेस देन यूनिट इलास्टिक। देखो मैं तो न्यूमेरिकल धड़ाधड़ सॉल्व कराए जा रहा हूं, बात तब बनेगी दोस्तों जब तुम भी सॉल्व करोगे। चाहे तुम अपनी बुक से कोई इलस्ट्रेशन उठाओ, एग्जांपल उठाओ या अनसॉल्व्ड उठाओ, सॉल्व होगा तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर सॉल्व नहीं होगा तुम कमेंट सेक्शन में बताओ, एक और वीडियो बनाई जाएगी उस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल के लिए जो तुमसे सॉल्व नहीं हो रहे। सर आपने वो नहीं कराए, हमारे स्कूल में कराए हैं, तो मैं कराऊंगा उसको, मैं तो तुम्हारे साथ बना हुआ हूं ना। तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हम चालू रखेंगे दोस्तों, ठीक है। एक बार रिव्यू ले लेते हैं, मैंने इस वीडियो में आपको करा क्या दिया। मैंने आपको मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कराया है, वो डेफिनेशन, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, फिर इसकी डिग्रीज में डिफरेंट 5 तरीके के कर्व बताए हैं, इक्वल टू 1, मोर देन 1, लेस देन 1, 0 और इंफिनिटी, ठीक है। फिर परसेंटेज मेथड के बारे में बता दिया पूरा का पूरा, और इसके थ्रू न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा दिए। अब फिर भी एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन है मैं बोलूंगा लिखूंगा नहीं यहां पर, इसमें तुम्हारी भी ऑब्जर्वेशन चेक हो रही है। एक्सप्लेन द परसेंटेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हम इसका आंसर कैसे मैनेज करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज मेथड elasticity of supply can be calculated by taking the ratio of percentage change in quantity supplied and percentage change in price। बस ये डेफिनेशन बन जाएगी इसके थ्रू। फिर हमें अलग अलग डिग्रीज के बारे में बताना होगा यहां पर, जो कि मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं। क्या बताना पड़ेगा यहां पर, जब इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी तो आंसर मोर देन 1 आएगा, जब इसकी वैल्यू इससे कम होगी तो आंसर लेस देन 1 आएगा, जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तो आंसर 1 आएगा, जब ये 0 होगा तो आंसर 0 आएगा, जब ये 0 होगा तो आंसर इंफिनिटी आएगा। इन पांचों को थियोरेटिकली लिखना है, मोर देन यूनिट इलास्टिक, लेस देन यूनिट इलास्टिक, इक्वल टू यूनिट इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। सो दीज आर डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कि आप लोगों को पढ़नी है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां से आने के पूरे चांस रहते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में इसके बाद मैं यूनिट 3 में प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, जिसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि एग्जाम चाहे किसी भी स्कूल का चल रहा हो, अगर यूनिट 3 में प्रोडक्शन फंक्शन कवर किया जा रहा है तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जरूर आएगा, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा आएगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, मस्ती से करेंगे, बहुत मजे से। मेरे साथ बने रहोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ बनाए हुआ हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं गाइस, नमस्कार।